वेलकम स्टूडेंट्स ऑन आवर ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी है। बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल से बनते हैं। हमने अब तक इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को और चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक। धीरे धीरे हम वाइड सेक्शन में बढ़ते जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आप जब नीट जेईई के एग्जाम देंगे तो कम से कम भी बात करूं मैं तो आपके दो तीन क्वेश्चन ये चैप्टर कवर करेंगे। काफ़ी लेंथी पोर्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोर्ड की बात करूं तो आपकी 4 चैप्टर कवर करता है। ये चारों चैप्टर करने के बाद आपके मार्क्स बनते हैं 7। बट चैप्टर की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग है और आप इजीली इनको कैप्चर कर सकते हो। बस थोड़ी सी आपको मेहनत की रिक्वायरमेंट है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल से। डाइपोल का मतलब आपको पहले से समझ में आ गया होगा कि सर डाइपोलरिटी। डाइपोलरिटी का मतलब 2 चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विद अपोजिट साइन। 2 चार्जेज हैं, मैग्नीट्यूड उनके इक्वल है, साइन अपोजिट है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विद अपोजिट साइन। साइन आपके अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। आपने इनको सेपरेट कर रखा है स्मॉल डिस्टेंस से, लाइक HCl H प्लस Cl माइनस, NaCl Na प्लस Cl माइनस। क्या है सर? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल की बात करें, 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विद अपोजिट साइन सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस तरह देखिए, ये आपका नेगेटिव चार्ज और ये आपका पॉजिटिव चार्ज। सेंटर O। जनरली बेटा चार्ज का कोई सेंटर होता ही नहीं है। मास का सेंटर होता था, सेंटर ऑफ मास आपने सुना था ना सर, वो पॉइंट जहां पर टोटल मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। चार्ज का कोई सेंटर होता ही नहीं। लेकिन फिर भी डाइपोल के क्वेश्चन में हम सेंटर लेके चलते हैं। डाइपोल का सेंटर है ये और इनके बीच की डिस्टेंस को मैं सिमेट्रिक ले लेता हूं 2a। काम की बात ये है, अगर डाइपोल है तो नेट चार्ज बेटा 0 होगा और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है इसका मतलब आप समझिए। डाइपोल मूवमेंट का मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए और इनके बीच की डिस्टेंस ले लीजिए, मतलब Q इंटू 2a। सर यूनिट क्या होगी? तो यूनिट होगी कूलम इंटू मीटर और कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन इसकी फिक्स है। किधर होगी डाइपोल मूवमेंट? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब -q से +q की तरफ, -q से +q की तरफ। ये डाइपोल मूवमेंट की आपकी क्या है? डायरेक्शन है। और फॉर्मूला क्या होता है? q इंटू 2a। ये आपका डाइपोल मूवमेंट है। जनरली अगर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलता हूं। पहले मैंने कहा ये आपका -3 माइक्रोकूलम है, ये आपका 3 माइक्रोकूलम है, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है नेट चार्ज एंड डाइपोल मूवमेंट। आपको नेट चार्ज बताना है और डाइपोल मूवमेंट बताना है। पहला काम आप ये देखो, डाइपोल है या नहीं है। सर डाइपोल है, कैसे पता चला? क्योंकि नेट चार्ज कितना है बेटा? 0 है। नेट चार्ज 0 है तो यहाँ पर नेट चार्ज का आंसर -3 + 3 कितना हुआ? 0। और डाइपोल मूवमेंट की बात करूं तो Q इंटू डिस्टेंस, Q कितना है? 3 × 10⁻⁶
डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मीटर में बदल लो, 0.1 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम इंटू मीटर। ये आपका क्या आ गया डाइपोल मोमेंट, और डायरेक्शन किधर होगी तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। बताइए कोई दिक्कत इस बात में? कहीं प्रॉब्लम वाली बात नहीं बेटा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, मैं बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बताऊंगा। मास के लिए सेंटर ऑफ मास होता था, चार्ज के लिए सेंटर ऑफ चार्ज नहीं होता, लेकिन डाइपोल के क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिट बैठता है। ये सेल्फ ट्रिक है। आप जब भी डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन निकालने का क्वेश्चन आए कि डाइपोल मोमेंट बताइए, आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लेकर और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो आप देखिए मेरे सामने, मैंने आपको एक रोड दी और मैंने कहा इस रोड की लेंथ है L और इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब हर जगह चार्ज की डेंसिटी सेम है, कहीं पर भी क्लाउड नहीं बना हुआ, चार्ज हर जगह बेटा कैसा है सेम है। मतलब यहाँ पर अगर डेंसिटी की बात करूं तो पर यूनिट लेंथ चार्ज सेम है। मान लेते हैं इसका चार्ज +q है और इससे L डिस्टेंस पर यहाँ पर आपका -q रखा हुआ है। बताओ क्या ये डाइपोल है या नहीं है? बिल्कुल सर डाइपोल है। कैसे पता चला? क्योंकि नेट चार्ज कितना है? 0 है। तो यहाँ पर नेट चार्ज आपका 0 है, तो इट इज अ डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट निकालना है तो सर अब कैसे निकालें? तो डिस्टेंस कहां से काउंट करें? तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों में आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट काम में ले लेना। इस पूरे चार्ज को कंसंट्रेटेड मान लेना सेंटर पर, मतलब ये डिस्टेंस आपकी L/2 मान लेना। जनरली ऐसा होता नहीं है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स के क्वेश्चन में ऐसा मत कर देना। सिर्फ डाइपोल मोमेंट निकालने के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो? सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट काम में ले लेना। ये मैंने खुद करके देखा है, इनको डिराइव करके भी देखा है, आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो आप ट्रिक के तौर पर ध्यान रख सकते हो बिल्कुल कि सर आप पूरे चार्ज को यहाँ मान लीजिए और ये Q और ये -Q डाइपोल मोमेंट किधर होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपका डाइपोल मोमेंट और कितना हुआ? Q इंटू डिस्टेंस L/2 प्लस L 3L/2। सर इट इज द आंसर। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है सर। प्रोसेस क्या होगा? किसी बच्चे को लगे सर मैं तो मेथड से निकालना चाहता हूं, आप सिखाओ मुझे। सर इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, इसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, हर पार्ट का डाइपोल मोमेंट निकालो और टोटल का क्या करो? इंटीग्रेशन करो। बट क्यों करना है भाई? जब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं तो आप डायरेक्ट करो ना, बोर्ड में तो है नहीं, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। इसी तरह मैंने आपको एक रिंग दी सेमी सर्कुलर, मान लेते हैं इस पर चार्ज है Q, ये इसका सेंटर है, रेडियस है इसकी R और यहां रखा हुआ है सेंटर पर -Q। बताओ डाइपोल है या नहीं है? बिल्कुल सर डाइपोल है। कैसे पता चला? नेट चार्ज सिस्टम का कितना है? 0। बेटा नेट चार्ज जब भी 0 आए तो आप समझ लेना इट इज अ डाइपोल। तो यहां पर नेट चार्ज 0 है तो ये डाइपोल है। और आप इसको कैसे करेंगे तो देखिए मेरे सामने, आप इस पूरे चार्ज को इसके सेंटर ऑफ मास पर एज्यूम कर लीजिए और रिंग का सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बताया सेमी सर्कुलर रिंग का 2r/π। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपकी 2r/π, तो -Q से +Q, ये आपका डाइपोल मोमेंट कितना हुआ बेटा? Q इंटू डिस्टेंस। बोलो दिक्कत किसी को? बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात है, आप आसानी से बता सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ट्रिक फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। चलो बोर्ड में भी एक क्वेश्चन है लेकिन वो आपका बड़ा ही आसान है, बुक में आपको दे रखा है। कैसे करना है उस क्वेश्चन को मैं डबल मेथड लेके आपको बताता हूँ। एक वो मेथड जो मैंने आपको सिखाया, दूसरा वो मेथड जो आपको करना है बोर्ड में। तो आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मतलब सारी साइड आपकी L है। आपको बोला जाए कि यहां पर रखा हुआ है -Q
यहाँ रखा हुआ है -q, यहाँ रखा हुआ है +2q। क्वेश्चन है कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। आपको डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है सिस्टम का। कैसे कैलकुलेट करें? तो पहले तो मैं बेसिक मेथड सिखाता हूं जो आपके बोर्ड में आपको करके आना है। बेसिक मेथड क्या है? आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, +q। बेटा एक डाइपोल तो ये बन गया और एक डाइपोल ये बन गया, -q +q। कितने डाइपोल बने? दो डाइपोल बने। एक का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर आया और एक का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर आया। बोलो कोई दिक्कत? और एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री बना। आप दोनों पार्ट के डाइपोल मोमेंट लिखिए तो बोलिए बेटा P1 कितना हुआ? Q इंटू डिस्टेंस कितनी है? L। P2 निकालो Q इंटू L। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। एंगल कितना है? 60 डिग्री। वेक्टर फॉर्म में पैरेललोग्राम लो लगाइए। P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos 60 डिग्री। यहाँ से P1 P2 दोनों सेम है। P2 की जगह क्या पुट कर दूं? P1 को आप पुट कीजिए P2 की जगह और देखिए क्या आंसर बनता है। तो यहाँ से P इक्वल्स टू आपका बना बेटा P1 स्क्वायर 2P1 स्क्वायर cos 60 हाफ। ये आपका हो गया √3P1, मतलब आंसर आ गया √3QL। और डायरेक्शन आप समझ गए सर, बिल्कुल बीचों बीच आएगी क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ये मेथड 1 है जो आपको बोर्ड में करके आना है। सेकंड मेथड की बात करूं तो मैंने आपको ट्रिक समझाई। आप डाइपोल के क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट निकालते टाइम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट काम में ले सकते हैं। कैसे लेंगे? तो आप देखिए, आपका अगेन वही क्वेश्चन है। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल L यहाँ रखा हुआ है 2Q, यहाँ -Q, यहाँ -Q। आप बताइए दोनों चार्ज सेम है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? अगर सिमिलर मास हो तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होता है। तो यहाँ पर दोनों चार्ज सेम है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी? बीचों बीच ले लीजिए। और सेंटर ऑफ मास का मतलब द पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पर -Q और -Q का सेंटर ऑफ मास -2Q। और अब की बार आप देख लीजिए, ये आपका आ गया डाइपोल मोमेंट। अब ये -2Q +2Q एक डाइपोल बन गया। ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो सर, ये L/2 तो ये L² -L/2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मतलब अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ये आपका √3L/2। यहाँ से डाइपोल मोमेंट आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बोलो √3L/2। सर आंसर आ गया √3QL। मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए और बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया। कौन सा मेथड बेस्ट है? सर ये वाला मेथड बेस्ट है, लेकिन बोर्ड में करते टाइम आपको ये मेथड यूज में लेना है। देखिए आप इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दो चीजें होती है, एक इसकी एक्सिस और एक इसकी इक्वेटोरियल। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको फिर बता दिया कि बेटा डाइपोल मोमेंट निकालते टाइम आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट काम में ले सकते हैं, लेकिन चार्ज के लिए सेंटर ऑफ चार्ज नहीं होता। गलती से भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते टाइम ऐसा मत कर देना कि आप दोनों को मिलाकर सेंटर पे -2Q मान लें। ऐसी गलती कभी नहीं करनी बेटा। ठीक है, तो जीवन में ध्यान रखना, चार्ज के लिए सेंटर ऑफ चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी,
बेटा अब दो पार्ट्स की बात सुनिए, एक आपका ये डाइपोल मोमेंट -q से +q और ये इसका सेंटर, सर ये डिस्टेंस 2 है। एक्सिस का मतलब होता है दोनों को मिलाने वाली लाइन, बेटा इसको बोलते हैं एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो आपके पास दो चीजें आ गई, एक आ गई एक्सिस और एक इक्वेटोरियल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्सिस का मतलब दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन और इक्वेटोरियल का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहां पर फाइंड करना है? एक्सिस पर भी और इक्वेटोरियल पर भी और जनरल पॉइंट पर भी फाइंड करना है। तो मैं आपको तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाऊंगा, जबकि बोर्ड में आपके दो जगह हैं, एक्सिस और इक्वेटोरियल। अगर बोर्ड की बात करूं तो आप ये मान के चलना 2021 राजस्थान बोर्ड में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो एक्सिस पर पूछे चाहे वो इक्वेटोरियल पर पूछे, लेकिन क्वेश्चन आपके पेपर में 101% होगा। आप बेफिक्र रहिए इस बात के लिए। स्पीच डेरिवेशन को जितना ज्यादा डेप्थ में ले सको उतना ज्यादा आप कोशिश करना प्रैक्टिस करने की, और देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहां पर फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डिटरमाइन करना है। ये आपका -q, ये आपका +q, ये आपका सेंटर और बीच की डिस्टेंस को मैं 2a बोल रहा हूं। मुझे इसकी एक्सिस का मतलब दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, आपका सेंटर से डिस्टेंस है r, यहां पर पॉइंट P जो कहां पर है? इसकी एक्सिस पर है। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखिए बेटा सेम वही कॉन्सेप्ट कि सर ये तो वही क्वेश्चन है जैसा आपने आखिरी क्लास में करवाया। बेटा मैंने आपको पहले ही सब कुछ सिखा दिया है, बिल्कुल नहीं सोच रहा। आपको तो वही कॉन्सेप्ट काम में लेने हैं जो आपको सीपी सर ने सिखाए हैं। क्या कॉन्सेप्ट आपको बताए? मैंने आपको बताया पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड। मतलब यहां पर दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड E1 और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली इनवर्ड E2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा? सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस E1 E2, और हम जिसमें से माइनस करते हैं डायरेक्शन उसकी लेके चलते हैं। तो यहां पर डायरेक्शन किसकी लेोगे बेटा? E1 की। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस कितना हुआ? तो आप देखिए बेटा E1 E2 कहां निकाल रहा हूं? एक्सिस पर। थोड़ी बहुत थ्योरी आप डायग्राम को लिखने में थोड़ी सी थ्योरी अपने दिमाग से आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज -q and +q separated by distance 2a. We have to find electric field at point P on its axis at r distance from center. सर डायग्राम से सब समझ में आ रहा है, फिर क्यों लिखने के लिए बोल रहे हैं आप? तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा बोर्ड क्लास में मार्क्स लाने के लिए आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन डायग्राम का देना होगा। कॉम्पिटिटिव दिक्कत नहीं है, कॉम्पिटिटिव आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां तो फॉर्मूले बेस है, न्यूमेरिकल बेस है, आपकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच काम आएगी। लेकिन आपको साथ साथ बोर्ड में भी मार्क्स लेके आने, तो आप थोड़ा सा लिखना सीखिए। किस तरह लिखते हैं? हमने लिखा कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज -q and +q separated by distance 2a. We have to find electric field at point P on its axis at r distance from the center. आप बिल्कुल डायग्राम को देख के लिख सकते हैं। अब बताइए एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? तो आपको पता पड़ गया सर E1 E2। E1 किसके कारण है? +q के कारण। बोलो बेटा फॉर्मूला वही है kq अपॉन और प्लस से डिस्टेंस कितनी है? तो सर सेंटर से r की आप a हटा दो, सेंटर से डिस्टेंस r की और ये a हटा दो, तो यहां से डिस्टेंस हो गई r - a का होल स्क्वायर
स्क्वायर माइनस इसके कारण बोलो बेटा के क्यू अपॉन, दोबारा माइनस लिखने की गलती मत कर देना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वेक्टर क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डायरेक्शन तो हम पहले ही देख चुके हैं कि अपोजिट है इसलिए वो सब्ट्रैक्ट हो गए। तो यहां से KQ अपॉन, सर यहां से डिस्टेंस कितनी हुई, तो सेंटर से R है तो ये A और ऐड कर दो तो R प्लस A का होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बड़ी प्यार से इसको आपको समझा दिया कि प्लस Q से आपको लेना है तो A हटा दो, तो यहां से डिस्टेंस हो गई R माइनस A और यहां से लेनी है तो R प्लस A। तो बेटा बिल्कुल सिंपल KQ अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। यहां से एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, KQ कॉमन लिया, एलसीएम लेने पर R माइनस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर यहाँ बचा, R प्लस A का होल स्क्वायर यहाँ बचा, R माइनस A का होल स्क्वायर। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ, इसको ओपन किया A प्लस B के स्क्वायर से, तो R स्क्वायर A स्क्वायर 2AR माइनस R स्क्वायर A स्क्वायर 2AR, नीचे A माइनस B A प्लस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम आपको, तो मुझे नहीं लगता, आपने सिंपल A प्लस B का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन किया है। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला KQ 2AR मिलकर 4AR, नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिला कहां पर, एक्सिस ऑफ डाइपोल पर। याद कीजिए मेरी बात, मैंने आपको बोला था डाइपोल वो होता है जिसकी सेपरेटिंग डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो। तो अगर मैं फार एक्सियल पॉइंट की बात करूं, फार एक्सियल का मतलब मेरी बात समझना कि R की वैल्यू A से बहुत ज्यादा है, मतलब ये सेपरेटिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो आप R स्क्वायर के सामने A स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला KQ 4AR और R स्क्वायर का स्क्वायर A स्क्वायर को तो नेगलेक्ट कर दिया, तो R स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4 आई बात समझ में, ये R क्यूब हो गया। यहां से हम इसको लिख सकते हैं K2Q इंटू 2A। आप देखिए बेटा 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया और Q इंटू 2A का मतलब आप समझ गए चार्ज इंटू सेपरेटिंग डिस्टेंस सर डाइपोल। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना 2kP अपॉन R क्यूब। डायरेक्शन किधर आई, तो इस तरफ, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो माइनस Q प्लस Q आपकी डायरेक्शन आई। और डाइपोल मूवमेंट भी किधर था, तो मैंने आपको पढ़ा दिया डाइपोल मूवमेंट भी होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप देखिए एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव टू पॉजिटिव और डाइपोल मूवमेंट भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होता है। मतलब एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डाइपोल मूवमेंट की क्या होता है बेटा, डायरेक्शन पर होता है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं E एक्सिस इक्वल्स टू 2kP अपॉन R क्यूब और डायरेक्शन P के अलोंग। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैंने पहले भी ऐसा न्यूमेरिकल करवाया है आखिरी क्लास में, जहां पर एक पॉजिटिव लिया था एक नेगेटिव लिया था और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। सिर्फ आज मैंने इसको डेरिवेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो डेरिवेशन की फॉर्म में लिखते टाइम आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, सर ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये सेंटर, और सेंटर से R डिस्टेंस पर कहां पर निकालना है, एक्सिस पर निकालना है। एक्सिस का मतलब दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, आपको उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। एक्सिस पर निकालने के लिए आपने पॉजिटिव के लिए लिया रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए लिया रेडियल इनवर्ड। सर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, बोलो क्या होंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो मैंने लिखा E1 माइनस E2 और डायरेक्शन किसकी लेनी है, जिसमें से माइनस कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन आप E1 के लेके चलो, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। और डाइपोल मूवमेंट भी किधर होता है बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट का एंगल कितना है, 0 डिग्री।
मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का क्या लगा दिया, यूनिट वेक्टर। तो याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। जिधर डाइपोल मोमेंट उधर ही एक्सिस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप देखिए इसको, ठीक है। सिमिलर बेटा हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल। तो अब हम लेते हैं, अभी हमने एक्सिस पर निकाला, अब निकालते हैं बेटा इक्वेटोरियल पर। इक्वेटोरियल का मतलब आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगला है ऑन इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल। आपको डाइपोल के इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका सेंटर, और हमें इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये डिस्टेंस भी a, ये डिस्टेंस भी a, टोटल डिस्टेंस में शुरू से 2a लेके चल रहा हूँ। सर आप देखिए नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज E2, और पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज E1। ये डिस्टेंस आपकी r है, ये a है, तो ये डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सेम ये डिस्टेंस भी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नजरें सामने रखना, कहीं पर भी मिस नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा ये डिस्टेंस आपकी r है, ये a है, तो हाइपोटेनस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, और ये r ये a, हाइपोटेनस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये क्या हुआ सर, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया और अपोजिट साइड्स इक्वल है। अपोजिट एंगल भी आपकी कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब यहाँ पर आप E1 लिखिए, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ये बात तो लिख ही सकते हो कि कंसीडरिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज -q and +q separated by distance 2a, we have to find electric field on its equatorial at point P at r distance from the center। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू प्लस q, बोलो बेटा E1 के q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, मतलब के q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, मतलब प्लस q से p की ओर। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा आपने ड्यू टू -q के लिए लिखा, तो बोलो बेटा E2 भी सेम आएगा, kq अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, डायरेक्शन की बात करूं P2 -q। ये आपका E1 E2 आपने लिखा। E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप लिखिए E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ पर एंगल तो अलग अलग है, तो सर हम ऐड तो नहीं कर सकते। तो हमने वेक्टर एडिशन करने के लिए कंपोनेंट बनाए। कंपोनेंट कैसे बनाऊं बेटा, ये एंगल थीटा है, तो आप समझ गए सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी थीटा। तो E2 के दो कंपोनेंट आपने लिखे, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। सेम आपने ये एंगल थीटा लिया, तो ये एंगल भी थीटा। E1 के भी दो कंपोनेंट लिखे, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। आप देखिए अगर मैं वेक्टर कंपोनेंट बनाऊं तो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, सो दे विल कैंसल ईच अदर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर आएगा, +q2 -q
की तरफ और कितना आएगा बेटा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अगर मैं इसके वेक्टर कंपोनेंट बनाऊं बाय रिजॉल्विंग वेक्टर कंपोनेंट ऑफ E1 and E2, the component E1 sin theta and E2 sin theta cancel each other, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इक्वेटोरियल पर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल कितना होगा? तो आप देखिए दोनों कंपोनेंट ऐड हो गए, E1 cos थीटा E2 cos थीटा। सर E1 और E2 सेम है तो मैंने E2 की जगह E1 लिखा, तो E1 cos थीटा मैंने लिख दिया 2E1 cos थीटा। तो इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू बोलो बेटा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा आप समझ गए बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है A, हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब K Q इंटू 2A R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 और हाफ मिलकर 3/2। ये आपका इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। वापस वही कंडीशन, अगर हम डाइपोल की बात करें तो बीच की डिस्टेंस कैसी स्मॉलर और पॉइंट बहुत ही फार डिस्टेंस पर है, तो अगर r की वैल्यू a से बहुत ज्यादा है तो r स्क्वायर के सामने a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, और r स्क्वायर के सामने a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया तो इक्वेटोरियल पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला k q इंटू 2a को डाइपोल मोमेंट p, और r स्क्वायर की पावर 3/2 कितना हुआ r क्यूब। और डायरेक्शन किधर आई तो आप समझ गए सर, डायरेक्शन आपकी इस तरफ लेफ्ट साइड में, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन आपको मिली प्लस Q2 माइनस Q की तरफ आपको डायरेक्शन मिली प्लस Q2 माइनस Q, जबकि आपका डाइपोल मोमेंट किधर था नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरफ आपका डाइपोल मोमेंट था। तो इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मींस एंगल कितना है 180 डिग्री है, मतलब इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है, जबकि एक्सिस पर 0 डिग्री था। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में थे, और इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं Kp अपॉन R क्यूब माइनस R के, मतलब सर अपोजिट डायरेक्शन में। आप देखिए एक्सिस पर आपको मैग्नीट्यूड मिला 2kp अपॉन R क्यूब, और इक्वेटोरियल पर मिला kp अपॉन R क्यूब। इसका मतलब एक्सिस और इक्वेटोरियल का रेशियो की बात करूं तो 2:1। आप ताजुब करोगे ये क्वेश्चन भी एक बार नीट में पूछा हुआ है कि एक्सिस और इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होगा, तो बेटा 2:1। एक और बात, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, जबकि डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड R की पावर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कई बार बोल देते हैं डाइपोल से अगर मैं पॉइंट के डिस्टेंस को डबल कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम हो जाएगा, तो सर 2 की पावर क्यूब 1/8 टाइम होगा, मतलब रेशियो 1:8 आ जाएगा, जबकि पॉइंट चार्ज के लिए R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इस तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। कहां पर, एक्सिस पर भी और इक्वेटोरियल पर भी। अब हम बात करेंगे जनरल पॉइंट की, जब तक आप इसको देखिए डेरिवेशन को, कहीं आपको दिक्कत ना आए।
ठीक है बेटा जी। तो इस तरह आपने एक्सिस और इक्वेटोरियल दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया। और अब हम एक छोटा सी बात कर लेते हैं जनरल पॉइंट की, जो आपके बोर्ड सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ, आपके लिए यूजेबल होगा। कुछ बच्चे जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काम होगा। तो अगर मैं इक्वेटोरियल पर बात करूं तो kp/r³ है और एक्सिस पर है 2kp/r³। अब अगर पॉइंट मान लेते हैं ये आपका डाइपोल है -q + q, ये आपका डाइपोल का सेंटर, डाइपोल मोमेंट किधर है -q से +q, और अब की बार आपका पॉइंट r डिस्टेंस पर यहां पर है, मतलब p और r के बीच का एंगल थीटा है। सर अगर एक्सिस पर होता तो P और R के बीच का एंगल 0 डिग्री होता, और इक्वेटोरियल पर होता तो P और R के बीच का एंगल 90 डिग्री होता। अब की बार आपका एंगल P और R के बीच का कितना है, थीटा है। हम जनरल पॉइंट पर निकाल रहे हैं, थर्ड केस एट जनरल पॉइंट। आपको ध्यान रखना बेटा, बुक्स में नहीं मिलेगा, बोर्ड की बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, तो ध्यान देना। इस बार मैं इस डाइपोल के दो कंपोनेंट बना सकता हूं, एक कंपोनेंट आपका P cos थीटा और एक कंपोनेंट आपका P sin थीटा। मतलब मैंने एक ही डाइपोल को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक डाइपोल ये बना और एक डाइपोल ये बना। बेटा इस वाले डाइपोल के लिए ये पॉइंट कहां पर है, मैं इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूं। सर ए पॉइंट इस वाले डाइपोल के लिए एक्सिस पर है और इस वाले डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पर है। एक्सिस पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, और इस वाले के कारण डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। तो आप देखिए E1 कितना हुआ, तो मैंने अभी बता दिया एक्सिस पर 2kp/r³, मतलब इसके कारण एक्सिस पर 2kp cos θ/r³, और ये इक्वेटोरियल P sin θ के लिए ये पॉइंट कहां पर है, इक्वेटोरियल पर। इक्वेटोरियल पर डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, और कितना होगा kp sin θ/r³। दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट आपका आ जाएगा बेटा, ये आपका रिजल्टेंट बना। तो जनरल पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा √E1² + E2², मतलब 2kp cos θ/r³ का स्क्वायर प्लस kp sin θ/r³ का स्क्वायर। यहां से मैंने कॉमन ले लिया kp/r³ को, अंदर बचा 4 cos² θ प्लस sin² θ। बेटा sin² θ को लिख सकते हैं 1 - cos² θ, तो 4 cos² θ 1 - cos² θ। तो इसका मतलब जनरल पॉइंट पर आपको मिला kp/r³ √1 + 3 cos² θ। अच्छा डायरेक्शन की बात करूं तो मैं मान लेता हूं ये एंगल आपका अल्फा ले लेता हूं, तो tan अल्फा हो गया E2/E1, मतलब E2 कितना है kp sin θ/r³, और ये 2kp cos θ/r³। सर ये कैंसिल हो गया, kp से kp, tan अल्फा हाफ tan θ। यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। ताजुब की बात करोगे, ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है कि ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होगी, तो tan अल्फा कितना होगा हाफ tan θ। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो बच्चा अदर बुक के क्वेश्चन निकाल रहा है, कोई जरूरी नहीं है एक्सिस और इक्वेटोरियल हो, अगर ये फॉर्मूला उसको याद है तो कोई भी फॉर्मूला निकाल सकता है। अगर एक्सिस पर निकालना है तो थीटा कितना ले लेगा, सर पॉइंट P आपका कहां पर है एक्सिस पर, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। थीटा 0 रखिएगा तो cos 0 1 और 3 4 का √2, मतलब एक्सिस पर आएगा 2kp/r³। और अगर इक्वेटोरियल पर पॉइंट लेके चले तो इक्वेटोरियल का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। समझने की कोशिश करना, अगर पॉइंट P एक्सिस पर है तो थीटा आपका 0 डिग्री, और इक्वेटोरियल पर है तो थीटा आपका 90 डिग्री।
90 डिग्री लेके चलो तो cos 90 0, तो इक्वेटोरियल पर kp/r³, यही रिजल्ट हमने थोड़ी देर पहले आपको ऑब्टेन करवाए थे। क्लियर बात? तो इस तरह हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंप्लीट किया। बेटा ये आपका बोर्ड सिलेबस में नहीं है तो आपको इतना लोड हर बच्चे को नहीं लेना, लेकिन एक्सिस और इक्वेटोरियल ये दो जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की आज की क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। अगली क्लास में हम इनके न्यूमेरिकल और आगे अप्रोच को उठाएंगे, क्वेश्चंस को, चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।